नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने स्टार्ट किया है कंप्लीट बीपीएससी टीआरई का एक नया बैच, और ये पूरा फ्री बैच है जिसमें हमने आपको स्टार्ट की है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ पर टीआरई 1, 2, 3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी करवाए जाएंगे, लेकिन पहले थ्योरी बेसिस क्लास कराई जाएगी, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना, तब तक आपको मजा ही नहीं आएगी, तब तक आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज टीआरई 4 की दूसरी क्लास है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो पहली क्लास हम लोगों ने कल प्रारंभ की थी और डेली बेसिस पे 12 बजे, दिन में 12 बजे ये क्लास चलती है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों को पढ़ना रहता है 1857 की क्रांति से लेकर, बच्चों 1857 की क्रांति से लेकर हम लोगों को 1947 तक का इतिहास पढ़ना रहता है, जिसमें मैंने आपको कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहां पर दी थी, है ना। तो आप देख पाएंगे, कल की क्लास अगर ना की हो तो कल की क्लास जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने आपकी यहां बना दी है ना। और हम लोगों ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया, है ना, और फिर इसके बाद 1906 कलकत्ता, यानी यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। और हम लोग कर रहे थे स्वराज स्पेशल, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्वराज स्पेशल पढ़ रहे थे। ये सब बातें हमने कल आपको बताई थी और क्वेश्चन भी लेकर आया था मैं आपके सामने, ठीक है ना बेटा। कल की क्लास की पीडीएफ नहीं दी है, आज 1 और 2 दोनों क्लास की पीडीएफ एक साथ दे देंगे, है ना। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे स्वराज स्पेशल की, तो स्वराज विशेष की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम था मूल शंकर, और इन्होंने स्वराज बिल पेश किया था किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इसमें इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा जैसे नारे दिए थे। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी, और इसका विरोध, है ना, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए किया था क्योंकि उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार सभा के भीतर करने वाले व्यक्ति हैं एक उर्दू कवि जिनका नाम है हसरत मोहानी। फिर इसके बाद हमने आपको पूर्ण स्वराज के बारे में बता रहे थे, तो फिर हमने कहा था कि इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पूर्ण स्वराज के बारे में मुझे बताना है, 1929 का लाहौर अधिवेशन मुझे आपको बताना है। मैंने आपको कल यह बताया था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पहले गांधी जी को सौंपी गई। गांधी जी ने अध्यक्षता स्वीकार नहीं करी। गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने हैं, वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद कांग्रेस से संबंधित 3 स्टेटमेंट मैंने बताए थे, हाँ अस्मिता जी करते हैं, है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट की कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये स्टेटमेंट है अरविंद घोष का, है ना। कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर देना, यह स्टेटमेंट है गांधी जी का। मैं इस देश की बालू मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा, यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग 1929 के लाहौर अधिवेशन पर, ठीक है ना। तो आज की दूसरी क्लास, तो ये रिवीजन मैंने आपको करवा दिया, और सबसे पहले मैंने यहां पर भगत सिंह जी की फोटो लगा रखी है। बच्चों मैंने यहां पर भगत सिंह जी की फोटो लगा रखी है, तो पहले हमको जरा बताओ कि भगत सिंह के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, है ना। भगत सिंह के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग पहले भगत सिंह के बारे में कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम लोग भगत सिंह के बारे में कर लेते हैं, है ना, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित। जैसे भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी, बहुत आता है पेपर में। 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था। पहला प्रश्न कि भगत सिंह ने क्या किया था, नौजवान सभा का गठन किया था, पहला प्रश्न। भगत सिंह भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, भगत सिंह भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए इन्होंने एक किताब लिखी, वाई एम आई एथीस्ट, वाई एम आई अथीस्ट। याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है ना। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, यह पुस्तक किसकी है, तो आप कह देंगे भगत सिंह जी की है। यह पुस्तक किसकी है, भगत सिंह की है। फिर इसके बाद भगत सिंह ने 1928 में
1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA का निर्माण किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का गठन किया था। अब इस HSRA का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवाद और गणतंत्र की स्थापना करना। बाकी जब मैं आपको क्रांतिकारी संगठन पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें बताऊंगा, HSRA क्या काम करती थी, क्या क्या हुआ था, सब कुछ बताऊंगा। अभी बस भगत सिंह से संबंधित दो बातें, यहां फोटो लगा रखी है इसलिए दो बातें करनी जरूरी है। इन्होंने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में क्या किया था बच्चों? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास बाद में देखते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कल जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने कहा था कि बच्चों कम से कम 100 कमेंट कर दीजिएगा, बढ़िया बढ़िया, है ना, ताकि मुझे अगली बार क्लास लेने में एक प्रोत्साहन मिले। लेकिन 100 कमेंट तो नहीं आए अभी, है ना, लगभग 60-70 होंगे। तो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करके और एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें, है ना। आपको बेहतर लग रहा हो, कैसी लग रही हो क्लास, जरूर बताया करें, ठीक है ना। हाँ चलिए तो बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1928 में। अगर पूछा जाए इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, HSRA का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में समाजवाद और रिपब्लिक मतलब क्या? गणतंत्र, है ना। तो भारत में समाजवाद व गणराज्य की स्थापना करना, भारत में समाजवाद व गणराज्य की स्थापना करना, ये रहेगा क्या? HSRA का मुख्य उद्देश्य। अब जरा यहां पे समझने की कोशिश करो बच्चों। आपने एक शब्द सुना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, कभी सुना है? जल्दी बताओ। आपने एक शब्द सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद। किसने किसने सुना है? जल्दी बताओ, किसने किसने सुना है इंकलाब जिंदाबाद? जल्दी। अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये जो प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद, ये जो प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना, इंकलाब जिंदाबाद। तो अगर मैं कहूं कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने लिखा है, अगर मैं कहूं इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने लिखा और इसका पहली बार प्रयोग किसने किया, इसका पहली बार प्रयोग किसने किया, और तीसरा इसे प्रसिद्ध किसने बनाया, इसे प्रसिद्ध किसने बनाया। ये तीन प्रश्न है, ये तीन प्रश्न है बच्चों कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने लिखा, इंकलाब जिंदाबाद नारा पहली बार प्रयोग किसने किया सभा में, और इंकलाब जिंदाबाद नारे को जन जन तक, लोगों तक किसने पहुंचाया। तो आप कहेंगे लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। बच्चों लिखा किसने था? मोहम्मद इकबाल ने। पहली बार प्रयोग किसने किया था? हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी ने। और इसे प्रसिद्ध बनाया था भगत सिंह ने। किसने बनाया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। तो चलिए इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, है ना। अब सभी लोग क्लास में जुड़ गए होंगे, तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग ओवर करते हैं। आज बीपीएससी टीआरई की दूसरी क्लास है, टीआरई 4.0 की दूसरी क्लास है, और मैंने इसमें फोटो लगा रखी थी भगत सिंह की, इसलिए मैंने भगत सिंह के बारे में स्टार्ट किया और थोड़ा सा संक्षिप्त में बताकर अब हम लोग वापस आते हैं। हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ के गुजरे थे? कल की क्लास में कांग्रेस पढ़े थे, और कांग्रेस में हम लोग को पढ़ना था आज पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। क्या पढ़ना था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। मजा आई हो तो दिल उड़ाते रहिए, है ना। दिल वहां पे उड़ाने का एक ऑप्शन होगा, दिल उड़ाते रहिए, है ना, और मोटिवेशन देते रहिए, और हम आपका सिलेक्शन करवाते रहेंगे। इस बार फिर से हजारों सिलेक्शन होने वाले हैं एसएसजी गुरुकुल से, ठीक है ना।
तो चलिए, अभी लोगों की संख्या कम इसलिए है क्योंकि फॉर्म नहीं आए हैं। जैसे ही जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा देखिएगा, यही जो 200 लोग देख रहे हैं, यही है ना, कम से कम 2200 लोग देखेंगे एक एक घंटे क्लास में, है ना, 10-10 हजार लोग भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग को देखना है 1929 का लाहौर अधिवेशन। हम लोग का टॉपिक था कांग्रेस, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू स्वराज्य की मांग कर रहे थे, स्वराज्य की मांग, और इसी चक्कर में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। क्योंकि हम लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो भारत के सचिव बर्कनहेड ने कहा कि तुमने साइमन को रिपोर्ट बनाने नहीं दिया, अब तुम हमको कोई रिपोर्ट बनाकर दो। नेहरू रिपोर्ट बनाकर दी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने इसका रिपोर्ट का विरोध कर दिया। तो फिर क्या करा जाए भाई, क्या किया जाए? 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और मोतीलाल नेहरू जी ने कहा जाओ बेटे, तुम्हें जो चाहिए वो कर लो। अब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने जब 1929 के लाहौर अधिवेशन के, तो इन्होंने सबसे पहले 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस में के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप कहेंगे सर क्या उपलब्धि थी इसमें? बेटा जो लाहौर है वो मुस्लिम लीग का क्षेत्र है, मुस्लिम लीग पार्टी का क्षेत्र है, जहां पर कांग्रेस का कोई दबदबा नहीं था। इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि क्या करी? इन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर को तिरंगा झंडा फहरा दिया, और भयंकर रूप से भाषण दिया। क्या? कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, और मैं इस देश में समाजवाद और गणराज्य की स्थापना करना चाहता हूं। मुझे राजा और राजकुमारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो उन पर विश्वास ही नहीं है। गणराज्य का मतलब पद आनुवंशिक ना होना, समाजवाद सबका कल्याण होगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, कांग्रेस का समर्थन मिला। इन्होंने, कांग्रेस ने 2 जनवरी 1930 को, बेटा 31 दिसंबर 1929 है, तो 2 दिन के बाद 2 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश कर दिया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव क्या कर दिया बच्चों? पेश कर दिया। 24 दिन की लंबी बहस के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हो गया। भारत में खुशियों की लहर दौड़ गई, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज ही हम लोग अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मना दिया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस या भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। क्लियर है? पक्की बात। अब और कहानी सुनाऊंगा इसके बाद, पहले इतनी बात नोट कर लेते हैं। तो पहली बात क्या बताई? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या किया गया बच्चों? तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, और क्या किया गया? और क्या किया गया, है ना? और जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। बहुत आता है पेपर में कि मैं समाजवादी हूं, यह नारा किसका है? या मैं गणतंत्रवादी हूं, यह नारा किसका है? तो मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। दूसरा क्या? मुझे
राजा व राजकुमारों पर, मुझे राजा व राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। मुझे राजा व राजकुमारों पर क्या नहीं है बच्चों, विश्वास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या किया गया भाई, मेरी बातें समझ में आती हैं कि ऐवे ही चले आते हो कि क्लास स्टार्ट हो गई पढ़ लेते हैं, समझ में आती है। नहीं समझ में सीधे क्वेश्चन करवा सकते हैं। अगर आपको लगे कि सर ये तो पेड बैच का फ्री में दे रहे हो, क्वेश्चन आंसर कराते हैं यूट्यूब पे, तो क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। अगर ऐसा लगे तो क्वेश्चन मैं लाया हूं सब बच्चे, मैं सब लाया हूं 1 2 3 सब कुछ, देखो ये पूरा लाया हूं, है ना। ये हर एक चीज लेकर आया था, देखो हर एक चीज लेकर आया हूं, देखो लेके आया हूं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देखो, है ना। मौलिक अधिकार ये पूरा, है ना। और आज कांग्रेस पार्टी समाप्त करेंगे। आप कहोगे सर कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही समाप्त है, अब क्या समाप्त करेंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका एक अभूतपूर्व योगदान है ना। चलो तो लाहौर अधिवेशन में ही 2 जनवरी 1930 को 2 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया। और यह प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 में पास हुआ। 26 जनवरी 1930 में यह प्रस्ताव पास हुआ, यह प्रस्ताव पास हुआ। और इसी दिन भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया, स्वाधीनता दिवस मनाया। बताओ क्या यहां तक कहानी क्लियर है। तो भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया, 26 जनवरी 1930 को मनाया। कब मनाया, 26 जनवरी 1930 को। क्यों मनाया, कि भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन के लाहौर में पास हुआ था। क्लियर है यहां तक पूरी बातें, क्या यहां तक पूरी बातें क्लियर है। तो चलिए वापस आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन, तो कांग्रेस के अधिवेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, 1885, 86, 87, 88 पढ़ लिया था। फिर 1896, 1906 पढ़ लिया था। और 1906 के बाद सीधे हम लोग पढ़ रहे थे 1929। तो अब बीच के जो इंपॉर्टेंट बचते हैं उनकी बात कर लेते हैं। बीच में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं उनकी क्यों नहीं बात करें। तो 1906 के बाद अब बात करते हैं 1907 पर। अब 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था, 7 से 7 और 7 से सूरत, ठीक है। 1907 सूरत अधिवेशन। आपको पता होना चाहिए कि लाल बाल पाल घोष, पहले हमको ये बताओ कि लाल बाल पाल घोष में कौन कौन है। लाल बाल पाल और घोष, पहले हमको इनके फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। लाल बाल पाल घोष क्या बताएंगे, लाल बाल पाल घोष क्या बताएंगे, जल्दी बताओ पहले। नहीं 1907 का अधिवेशन तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हमको लाल बाल पाल घोष का फुल फॉर्म बताइए। और हमको यह भी बताइए कि ये किस किस क्षेत्र से संबंधित थे। हमको यह भी बताइए बच्चों कि ये किस किस क्षेत्र से संबंधित थे, मजा तभी आएगा। जल्दी, ये किस किस क्षेत्र से संबंधित थे। गरम दल के लोग हैं, बहुत बढ़िया। ये कहते हैं पत्ता हिलने से पहले मैं पेड़ काट दूंगा, ठीक है। ये वो लोग हैं जो पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट देते हैं। तो लाल से कौन है, लाला लाजपत राय। पेपर में पूछा गया कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, लाला लाजपत राय। दूसरा बाल गंगाधर तिलक, दूसरे बाल गंगाधर तिलक। तीसरे विपिन चंद्र पाल, तीसरे बच्चों विपिन चंद्र पाल। और चौथे अरविंद घोष। याद रखिएगा ये नाम अलग से, ये नाम आप अलग से याद रखना। आपको पता है कांग्रेस में हर साल अधिवेशन होता था
और हर साल अधिवेशन के अध्यक्ष हमेशा उदारवादी दल के लोग बनते थे, है ना। जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, अंबिका चौड़ मजूमदार, यानी जो उदार होते थे, लिबरल होते थे, समझे ना, जो गर्म दल के नहीं होते थे, है ना, उनको हमेशा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था। तो भाई सब लोगों ने कहा कि एक बार लाला लाजपत राय को भी अध्यक्ष बनाओ, या फिर बाल गंगाधर तिलक को बनाओ, या फिर विपिन चंद्रपाल को बनाओ, या तो अरविंद घोष को बनाओ, किसी को तो बनाओ। तो बार बार टाल दिया जाता था कि ठीक है बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाएगा। लेकिन अब हिम्मत की पराकाष्ठा पार हो गई, पेशेंस की, धैर्य की पराकाष्ठा खत्म हो गई। बताया गया कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा सूरत में और अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाएगा। लेकिन फिर से वही काम हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष ना बनाकर अध्यक्ष किसको बना दिया गया बच्चों? तो रास बिहारी घोष को बना दिया गया। रास बिहारी घोष को बना दिया गया। अब बहुत सारे जो अध्यापक हैं, जो अध्यापकी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बात बहुत समझिएगा, आप अध्यापक हैं और आपका कर्तव्य है किसी भी कीमत पर बच्चे को गलत नॉलेज ना देना। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर रास बिहारी घोष की जगह रास बिहारी बोस याद कर लेते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं बोस अलग है, घोष अलग है, तुम लोग अलग अलग याद रखना। रास बिहारी घोष अलग है, रास बिहारी बोस अलग है। वो बोस वो है जो लॉर्ड हार्डिंग की बग्घी पर 1911 में बम फेंक कर भाग गए थे। फिट विद डीमन बेटा हिमाद्री बैच शुरू होगा 3 दिसंबर से, यानी 2 दिन बाद शुरू हुआ, ठीक है ना। हाँ ठीक, किसी कारणवश उसको रोका गया था, 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है, 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़े। तो सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष। तो जब आप अध्यापक बन जाएं तो फिर बच्चों को सही नॉलेज दें, क्योंकि बस किताब में बोस घोष उनको कुछ समझ में नहीं आता, दोनों अलग अलग है। तो रास बिहारी घोष को बना दिया गया और बनाया किसको जाना था? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। अब यहां पर हो गई लड़ाई और 1907 की सूरत अधिवेशन में हो गया कांग्रेस का विभाजन। 1907 में क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब कांग्रेस में 2 दल हो गए। अब इनके दल को कहा गया गरम दल। इनके दल को क्या कहा गया बच्चों? इनके दल को कहा गया गरम दल, गरम दल। और एक दूसरा हो गया जिसे कहा गया नरम दल, नरम दल। तो भैया एक हो गया गरम दल और एक हो गया नरम दल, ठीक है। डिमोन जी आपको पता चल जाएगा कल, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ है, एक गरम दल और एक नरम दल। किसमें हुआ था? 1907 में। तो बहुत पूछा जाता है और इसमें लाल बाल पाल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब लाला लाजपत राय का कार्यस्थल पूछा जाता है तो आप कहेंगे पंजाब। याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है लाल बाल पाल का कार्य क्षेत्र क्या था, मिलाइए। तो लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र है पंजाब और बाल गंगाधर तिलक का कार्य क्षेत्र है महाराष्ट्र और विपिन चंद्र पाल का कार्य क्षेत्र है बंगाल और अरविंद घोष का भी कार्य क्षेत्र क्या है? बंगाल। तो लाल बाल पाल घोष के जो क्या है, क्या है कार्य क्षेत्र, बहुत आता है पेपर में। तो ये 1907 समझ में आया। अब कांग्रेस का जब विभाजन 1907 में हुआ तो कांग्रेस को मिलाना भी पड़ेगा, यानी गरम दल और नरम दल दोनों को एक भी करना पड़ेगा। अगर ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप बिल्कुल होना चाहिए। तो अब इनका पैचअप कहां होगा? तो आप कहेंगे सर 1916। अब जरा समझना, एक बात समझा देता हूं, एक बात समझा देता हूं। गांधी जी भारत वापस आए, गांधी जी भारत वापस आए, गांधी जी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 जनवरी को। जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी के राजनीतिक नेता कौन थे या फिर राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि गांधी जी जब आप भारत आ ही गए हैं तो आप शुरुआत के 1-2 वर्ष
शुरुआत के 1-2 वर्ष अपना मुंह बंद रखें, कान और आंखें खुली रखें। कहा ठीक है। गांधी जी ने भैया अपनी आंख कान खुली रखी और मुंह बंद रखा। गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण यानी गांधी जी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण, सभी लोगों को भाषण कब दिया था? तो आप कहेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर, विद्यालय के उद्घाटन पर। समझे क्या? और वो कब हुआ था? 1916। तो बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी। अब सुनो, गांधी जी का भाषण पूरी रफ्तार से पूरे भारत में फैला, दे दनादन दे दनादन। फिर क्या था? गांधी जी अब 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा उसमें आमंत्रित होंगे। गांधी जी जब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने के लिए आएंगे तो बिहार का एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो भी लखनऊ आ जाएगा। वो भी कहां जाएगा? लखनऊ आ जाएगा। और राजकुमार शुक्ल और गांधी जी ने आपस में बातचीत करेंगे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को अपने यहां की कंडीशन बताएंगे कि बिहार के चंपारण का मैं रहने वाला हूं और वहां पर तिनकठिया पद्धति से लोग बड़े परेशान हो गए हैं। तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की पहली मुलाकात कहां पर होगी? लखनऊ में। और गांधी जी को सारी बात पता चल जाएगी। गांधी जी राजकुमार शुक्ल को आश्वासन देंगे कि तुम परेशान मत हो और जब हमारी जरूरत पड़े हमारा आवाहन करना, मैं सीधे चंपारण आ जाऊंगा। मजा आया? नहीं समझे? समझ गया ना? तो ये जो गरम दल नरम दल अलग अलग हैं, इनको एक करने की बात होगी। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा, है ना? और अध्यक्ष बनाए जाएंगे एसी मजूमदार। इनका फुल फॉर्म है अंबिका चरण मजूमदार। फुल फॉर्म क्या है बच्चों? अंबिका चरण मजूमदार। बच्चों क्या फुल फॉर्म है? अंबिका चरण मजूमदार। अब इस अधिवेशन में क्या होगा? नंबर 1, गरम दल और नरम दल एक हो जाएंगे। गरम दल प्लस नरम दल एक हो जाएंगे। एक हो गए। अब सुनिए, बहुत सारे मेरे अध्यापक समझते हैं कि गरम दल और नरम दल, बहुत सारे अध्यापक समझते हैं कि गरम दल और नरम दल दोनों जब मिल गए तो इसे लखनऊ समझौता कहा गया। ऐसा नहीं था। तुम अध्यापक बनने जा रहे हो, इसलिए हर एक बात बारीकी से जानिए, बारीकी से, क्योंकि मेरा अध्यापक जब सारी नॉलेज रखेगा तभी तो हमारा देश बढ़ेगा आगे। तो गरम दल और नरम दल एक हो गए, ये अलग कहानी है। लेकिन जो आप सोचते हैं लखनऊ पैक्ट, जो आप लखनऊ समझौता समझते हैं, वो अलग कहानी है। लखनऊ समझौता हम लोग कहते हैं उसे जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया था। तो कांग्रेस ने जब मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया तो इसे कहा जाता है क्या? लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता बेसिकली क्या है? कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ हो जाना। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ हो जाना, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब एक पार्टी हो गई थी। क्लियर है? इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। मजा आई? मजा आई? जरा देखें किसमें है कितना दम, कौन बनेगा बाजीराव सिंघम। मुस्लिम लीग के बारे में बताइए कि इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जैसे कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग। जैसे कांग्रेस तो सभी लोगों का नेतृत्व कर रही है ना बच्चे, कांग्रेस तो
हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो भैया लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। अब लॉर्ड मिंटो जो भारत का वायसराय था, उसने फूट डालो राज करो की नीति के तहत ढाका गया और ढाका में सभी मुस्लिम लीग के जितने मुसलमान के नेता थे उनको भड़का दिया कि कांग्रेस हमेशा हिंदू वर्ग की बात करेगी, तुम्हारी बात नहीं करेगी। तुम्हें अगर अपना अस्तित्व बनाना है, अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम्हारी जो कौम है उसका विकास हो, तुम्हारा बोलबाला हो, तो तुम्हें भी कांग्रेस जैसी पार्टी ही बनाना पड़ेगा। तो यह बात ढाका में आग की तरह फैली और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को ढाका में कर दी गई और इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां उन दिनों के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, सलीमुल्लाह खां। और इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए आगा खां, और इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए आगा खां। आगा खां, समझे क्या? अब इस मुस्लिम लीग ने भी डिसाइड किया कि जैसे कांग्रेस का हर वर्ष अधिवेशन होता है, वैसे ही अब मुस्लिम लीग का भी हर वर्ष अधिवेशन होगा। ठीक है, अब यह भड़काया किसने था? मिंटो ने। भड़काया किसने था? मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो ने, समझे ना, लॉर्ड मिंटो ने। और उस समय भारत के सचिव थे मार्ले। तो मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में, और जिसके तहत इन लोगों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत क्या कर दिया? भाषण दे दिया, यानी कि नियम बना दिया कि मुस्लिम लीग के लिए, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी, पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी। देखो, समझे ना? तो मुसलमान समझ नहीं पाए ये हमको अलग करने की साजिश है, लेकिन साजिश तो हो गई थी भैया, लेकिन साजिश तो हो गई थी। अब मुस्लिम लीग अपना अलग काम करेगी, कांग्रेस अपना अलग काम करेगी, समझे ना? लेकिन 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए। मजा आई कि नहीं आई? अरे मजा आई कि नहीं आई? तो मुस्लिम लीग के बारे में मैंने आपको बताया, मजा आई ना? याद रखोगे एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट याद रखोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो लखनऊ समझौता बच्चे आपको समझ में आया? लखनऊ समझौता पक्की बात, बहुत बढ़िया। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा होम रूल लीग, कभी सुना है? होम रूल लीग कुछ सुना हो आपने? होम रूल लीग, होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन, स्वशासन संस्था। होम रूल का मतलब स्वशासन, यानी अंग्रेजों से हम कहते थे कि भाई हमें हमारा शासन खुद चलाने दो, हमें हमारा शासन खुद चलाने दो। इसलिए होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब ये होम रूल लीग की स्थापना दो प्रकार से हुई, एक 1915 में हुई और एक 1916 में हुई। समझिएगा, एक 1915 में हुई और एक 1916 में हुई। तो 1915 में जिस ऑल इंडिया होम लीग पार्टी बनाई गई, वो 1915 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया। यह क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रही थी, लोकल स्तर पर, यह क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रही थी, ठीक है? यह क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रही थी। और 1916 में यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही थी। इसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और इसका जो कार्य क्षेत्र था, मुख्यालय था,
वो था अडयार, यानी कि मद्रास। समझे ना? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग पार्टी यानी 1916 की ये जो एनी बेसेंट की पार्टी है, इसे हम लोग कहेंगे इंडिया स्तर पर थी, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग पार्टी। तो दोनों बातें समझ में आई? दोनों बातें समझ में आई? मुंह से बोलो, दोनों बातें समझ में आई? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग पार्टी अलग है और होम रूल लीग आंदोलन अलग है। तो यह है मद्रास का एनी बेसेंट का, यह है का लोकल स्तर की, तो महाराष्ट्र का कार्य क्षेत्र है, इसका हेडक्वार्टर था। दोनों की बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा समझना। तो 1916 में जब एनी बेसेंट ने यह काम करके दिखाया, 1916 में जब इस स्तर पर काम करके दिखाया, तो कांग्रेस के सामने आ गई। तो कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने मिलकर सोचा कि एक काम करते हैं कि एनी बेसेंट को, अब ऑल इंडिया होम रूल लीग पार्टी की स्थापना की है, तो क्या करते हैं, इनको भी हम लोग कांग्रेस में शामिल करके इनका भी चेहरा बनाते हैं, ताकि महिलाओं के अंदर थोड़ा सा उत्साह पैदा हो। तो 1916 के बाद, 1916 के इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बाद अब 1917 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। 1917 का अधिवेशन हुआ बच्चों कलकत्ता में, और अध्यक्ष बना दिया गया एनी बेसेंट को। किसको बना दिया गया बच्चों? एनी बेसेंट को। तो एनी बेसेंट इस प्रकार से क्या हो गई? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। बताओ, मजा आई? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर चेंज हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन चेंज करूं तो 1925 पहुंच जाएंगे, और 1925 कानपुर उत्तर प्रदेश, 1925 में कहां बच्चों? कानपुर उत्तर प्रदेश, यहां पहुंच जाएंगे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने। किसने की थी मेरे भाइयों? सरोजनी नायडू जी ने की थी। नहीं समझे? तो अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका उत्तर क्या जाएगा? सरोजनी नायडू, है ना? और जब सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो इसी दौरान कानपुर में ही सर्वप्रथम एक गीत गाया गया। सर्वप्रथम एक गीत गाया गया, बताइए कौन सा? बताओ। सर्वप्रथम एक गीत गाया गया, वो भी किसके द्वारा गाया गया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा यहीं पर एक गीत गाया गया। क्या? कि झंडा ऊंचा रहे हमारा और विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा और विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह जो गाना है, यह जो गीत है, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह किस अधिवेशन में गाया गया? आपका बहुत आसान सा उत्तर है, क्या? 1925 कानपुर। मजा आई? टन टन दिल उड़ा के बताओ, जरा सा दिल उड़ा के बताओ, है ना? नीचे बगल में दिल होगा ना, उसको उड़ा के बताओ फटाक से। क्या यहां तक पूरी कहानी क्लियर है बच्चों? क्या यहां तक पूरी कहानी क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। ये बताओ, आपने सुना होगा असहयोग आंदोलन, है? सुना है असहयोग आंदोलन? किसने किसने सुना है असहयोग? अच्छा बताओ, कल कितने बजे आओगे? ये बताओ, कल कितने बजे आओगे क्लास में, है? और आज कितने लोगों को क्लास शेयर करोगे ये वाली? बताओ जल्दी से। आज कितने बजे कल से आओगे और कितने लोगों को शेयर करोगे क्लास आज? तो असहयोग आंदोलन,
क्यों हुआ था? क्यों हुआ था भैया, क्यों हुआ था? तो आप कहेंगे सर जी रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरा देश सदमे में आ गया था, तो बस अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जा रहा है, तो लेकिन बेचारे वो कहते रहे थे शुरू करो शुरू करो शुरू करो, लेकिन वो मर गए। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कहते कहते वो मर गए, और जिस दिन वो मरे उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को बीजी तिलक की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। बीजी तिलक की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। अरे हां कि ना? लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं। ये बताओ असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया गया? असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया गया? तो आप कहेंगे 4 फरवरी 1922 को सर जी ये समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बताओ ना, क्यों कर दिया गया? 1 अगस्त 1920 को तो शुरू कर दिया गया, लेकिन यार ये 4 फरवरी 1922 को ऐसा कुछ हुआ था जो समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। दिन दहाड़े 21 सिपाही और 2 थानेदारों को जिंदा जला दिया गया था। याद आ रहा है? हाँ कि ना? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड हुआ, जिसकी वजह से यह आंदोलन गांधी जी तक पहुंचा, और 12 फरवरी 1920 को बारदोली में गांधी जी ने घोषणा कर दी। बारदोली में घोषणा कर दी। बारदोली में घोषणा कर दी कि अब यह आंदोलन स्थगित किया जाता है। गांधी जी ने जब यह असहयोग शुरू किया था तभी बोल दिया गया था क्या? कि अगर हिंसा करोगे तो आंदोलन स्थगित कर देंगे, और भयंकर हिंसा हुई। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कहां पर वापस लिया था? कहां पर? बारदोली में, गुजरात में पड़ता है। यानी जब चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी कहां थे? तो बारदोली में। आंदोलन समाप्त कब हुआ? 12 फरवरी। कांड कब हुआ? 4 फरवरी। 8 दिन लग गए पहुंचते पहुंचते चिट्ठी को। तो आप कहेंगे सर जी कांग्रेस में ये कहां पर ले आए आप? लाना पड़ा। पूछो कैसे? गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन समाप्त किया तो लोग क्रोधित हो गए और गांधी जी को अनाप शनाप कहने लगे। अंग्रेजों को मौका मिलने वाला था इस हत्याकांड के बाद, दूसरा जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड करने का मौका मिल जाता, लेकिन गांधी जी ने सबको तितिर बितिर कर दिया। हटो, बंद हो गया। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि पंजाब में जब 2 लोगों को मार दिया गया तो बदले में जलियांवाला बाग में त्राही त्राही माम कर दिया गया। यहां पर तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 23 अंग्रेजों को मार दिया, 23 सिपाहियों को मार दिया। तो सोचिए हम लोग निहत्थे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, अंग्रेज कितना बड़ा हत्याकांड कर देते। ठीक है, कितना बड़ा हत्याकांड कर देते। गांधी जी को चिट्ठी कौन लिखा? गांधी जी को चिट्ठी लिखी दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने। यह खबर गांधी जी को दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। बेटा ये सब आता नहीं तो यूपीएससी क्वेश्चन है। द्विवेदी जी ने दी। ये तो यूपीएससी क्वेश्चन है, क्यों पूछते हो? पूछा मैंने बता दिया, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना काफी है। ठीक है? हाँ, क्या यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चे? क्या यहां तक बात क्लियर है? अब गांधी जी समझ गए कि गड़बड़ हो जाएगी चीजें, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को पकड़ लिया और आंदोलन भड़काने का आरोप लगाकर 6 साल की सजा सुना दी। किसको? गांधी जी को। समझ गए ना? कितने साल की? 6 साल की। लेकिन गांधी जी की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 2 साल में ही रिहा कर दिया गया।
तब तक भारत की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। 2 सालों में कांग्रेस ने फिर से गांधी जी को बुलाया और कहा इस बार यू आर द बॉस। तो गांधी जी ने कहा बॉस इधर है, सॉस किधर है, मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, आंदोलन भड़काने का आरोप लगाकर, यहां पे लिख देते हैं, आंदोलन भड़काने का आरोप लगाकर, आंदोलन भड़काने का आरोप लगाकर क्या कर दिया गया, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी, सजा सुनाई। लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा हो गए। बताओ मजा आई? जल्दी बताओ फटाक से, पक्की बात। तो कब छूटे? 5 फरवरी 1924, यानी 22 में बंद हुए और 24 में छूट गए। अब 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बेलगांव में, और अध्यक्षता किसने करी? गांधी जी ने। अध्यक्ष कौन बने? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। सिर्फ एक बार ही बने। तो गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने बच्चों, वो भी कब? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में, जब वो जेल से छूटकर आए थे। मजा आई कि नहीं आई? पूरी कहानी समझ में आई? ओए बताओ भैया, बताओ जल्दी से। सभी को पूरी कहानी समझ में आई लल्लन टाप तरीके से? 100% पूरी बात क्लियर है। अब हम लोगों ने कौन कौन से अधिवेशन पढ़े जरा बताओ। हम लोगों ने पढ़ा था 1885, हम लोगों ने पढ़ा 1886, हम लोगों ने पढ़ा 1887, हम लोगों ने पढ़ा 1888, 1896, 1906, 1906 के बाद 1907, 1907 के बाद 1911, 1911 के बाद कौन सा पढ़ा? 1911 के बाद 1916, 1916 के बाद 1917, 1917 के बाद हम लोग ने पढ़ा 1924, है ना, और 1924 के बाद पढ़ा 1929। तो हम लोगों ने इतने अधिवेशन पढ़े। अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ। हम लोगों ने कांग्रेस के इतने अधिवेशन पढ़े, और मैं गारंटी देता हूं जितना पढ़ा दूंगा इसके बाहर नहीं जाएगा, बड़े से बड़ा पेपर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इतने अधिवेशन पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो है 1931। अब जो अगला पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है 1931, ठीक है। अब जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो है 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? 1931। कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। और अध्यक्ष कौन बनाया गया था? सरदार पटेल जी। अध्यक्ष कौन बनाया गया था बच्चों? तो आप देंगे सरदार पटेल। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार पटेल को। सर क्यों पढ़ा रहे हैं ये? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सिर्फ एक इंपॉर्टेंस, कांग्रेस के भीतर पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। कांग्रेस के भीतर पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई बच्चों, फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई, याद रखना। तो कांग्रेस के भीतर मूल अधिकारों की बात हुई थी। कांग्रेस में मूल अधिकारों की मांग की गई, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की मांग की गई, समझ में आ गया?
तो पहली बार कांग्रेस के भीतर मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? 1931 के कराची अधिवेशन में। और यहीं पर गांधी जी का स्टेटमेंट आया था। क्या? यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। नहीं समझे? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किसने बोला है, कहां पर बोला था, किस अधिवेशन में बोला था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? 1931 के कराची अधिवेशन में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। इसलिए संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की समिति का अध्यक्ष भी किसको बताते हैं? सरदार पटेल जी को बनाते हैं। बाकी संविधान में पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार है। गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं। यह स्टेटमेंट आपको याद रखना। पक्की बात है? बताओ जल्दी से, क्या यहां तक बात क्लियर है? अब 1931 के बाद सीधे हम लोग को पढ़ना रहता है 1937, 1938 और 1939। 1937 का होगा फैजपुर में अधिवेशन। फैजपुर कहां पड़ता है बच्चों? महाराष्ट्र में। 1938 का अधिवेशन होगा हरिपुरा में। हरिपुरा पड़ता है बच्चों गुजरात में। और 1939 का अधिवेशन होगा त्रिपुरी। बेटा ये त्रिपुरी है, दिमाग लगाकर त्रिपुरा मत कर दीजिएगा कि त्रिपुरी लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो ई की मात्रा हटा दी, ऐसा मत करिएगा। तो 1939 त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पड़ता है? जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी। तो सर जी क्या इंपॉर्टेंट है 1937 में? क्या इंपॉर्टेंट है? एक बार बच्चों क्लास को शेयर कर दें सभी लोग, एक बार कर दें यार। 10 मिनट की क्लास बची, 8 मिनट की। इतनी शिद्दत से तुमको पढ़ाया है, इतनी शिद्दत से। तो 1937 फैजपुर अधिवेशन, क्या एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ, एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ। गांव का नाम है फैजपुर। वो कौन सा? 1937 का। अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र अधिवेशन, क्या लिखेंगे बच्चों? एकमात्र अधिवेशन, अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ, जो किसी गांव में हुआ, जो किसी गांव में हुआ। ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब जरा सुनिए, कहानी है। सुभाष चंद्र बोस, जब हरिपुरा में अध्यक्ष बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस आराम से अध्यक्ष बने और इन्होंने कहा कि भारत की गरीबी को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम एक प्लान बनाएं। हम क्या बनाएं बच्चों? एक प्लान बनाएं, नियोजन, और प्लानिंग के तहत अपने संसाधनों का उपयोग करें। अगर प्लानिंग के तहत संसाधनों का उपयोग करेंगे तो विश्वास करिए हमारे देश से गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा? भारतीय नियोजन समिति की स्थापना करी। इंडियन प्लानिंग कमेटी कह सकते हैं या राष्ट्रीय नियोजन समिति कह सकते हैं, भारतीय नियोजन समिति कह सकते हैं। भारतीय नियोजन समिति है ना, प्लानिंग कमेटी ऑफ इंडिया या इंडियन प्लानिंग कमेटी या फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी समिति का गठन किया। अब सुनिएगा, प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था, तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस नियोजन समिति के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो उत्तर आएगा सुभाष चंद्र बोस। अब त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था बवाल। अब ये बवाल क्या था? इसमें हुआ है बवाल। अब ये बवाल क्या है बताओ? बवाल क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज बवाल?
सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि अगले वर्ष के अध्यक्ष भी मैं ही बनूंगा। भैया जब इन्होंने घोषणा कर दी कि अगले वर्ष का अध्यक्ष भी मैं बनूंगा, तो गांधी जी को लगा कि यार कांग्रेस ये चला रहा है कि मैं चला रहा हूं। मैं सोचता हूं कि हर वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति बने, लेकिन इन्होंने तो अपनी मनमानी कर दी। अपने मन से ही इन्होंने घोषणा कर दी। ये तो गलत बात है। गांधी जी ने सुभाष को समझाया, सुभाष नहीं माने, तो गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि सुभाष के खिलाफ खड़ा कर दिया चुनाव में कि अब पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनेगा। फिर क्या हुआ? सुभाष वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष वर्सेस कौन खड़ा हुआ? पट्टाभी सीतारमैया। और ये कौन थे? ये गांधी जी के प्रतिनिधि हैं। गांधी जी के प्रतिनिधि। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सुभाष ने तो यानी गांधी जी को पटक दिया है? नहीं, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी की तरफ से खड़े हुए हैं या गांधी जी ने पट्टाभी को खड़ा किया है। यह बात सुभाष ने बोल दी थी गांधी जी को कि आप अपना कोई प्रतिनिधि खड़ा कर दीजिए, लेकिन लोगों तक यह बात नहीं पता होनी चाहिए कि गांधी जी का इसमें हाथ है। अगर कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा योग्य होगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इनको ना खड़ा करके इनको खड़ा किया। नहीं समझे क्या? 1377 वोट मिले पट्टाभी को। 1377 वोट मिले पट्टाभी को, 1580 वोट मिले सुभाष को। 203 वोटों से सुभाष की जीत हो गई है। समझे ना? फिर भी अच्छा फाइट किया भैया ने। अब गांधी जी के मुंह से पता है क्या निकल गया? अब गांधी जी के मुंह से निकल गया कांग्रेस के सबके सामने भरी सभा में, यह पट्टाभी की नहीं मेरी हार है। यह पट्टाभी की नहीं मेरी हार है। और इस स्टेटमेंट से कांग्रेस के सभी लोग स्तब्ध हो गए। ये क्या हो गया? ये क्या बोल दिया? अब सभी लोगों ने सुभाष पर प्रेशर डाला और कहा नहीं, आप विरोध नहीं कर सकते। फिर क्या? सुभाष चंद्र बोस ने है ना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया। अब 1939 का अधिवेशन था, प्लस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली। 1939 में उन्होंने क्या कर दिया? कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अपनी एक नई पार्टी बना ली, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। तो प्रश्न ये है, तो फिर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना? प्रश्न ये है। तो सर पट्टाभी हार गए, सुभाष ने त्यागपत्र दे दिया, तो फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसको अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं, उसने जो बोल दिया सब उसी में हाँ में हाँ मिला देते हैं। बताइए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के गांधी, अजात शत्रु, देश रत्न, डन। मजा आई? अरे बताओ, मजा आई? टन 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 टन, मजा आ गई ना? तो 1939 का अधिवेशन भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं 1940 का अधिवेशन। कहां हुआ था? रामगढ़। रामगढ़ के निवासियों, ये हर जगह अलग अलग रामगढ़ गांव है जो बहुत जगह पाया जाता है, बिहार यार सब जगह, आपको महाराष्ट्र वाला याद रखना है, बहुत सारी जगह अलग अलग दे देते हैं। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद।
अब सुनिएगा, 1940 का जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ, अबुल कलाम आजाद जब अध्यक्ष बनाए गए, कौन बच्चों, अबुल कलाम आजाद जब अध्यक्ष बनाए गए, तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर, नहीं रुक जाओ, 1 सितंबर 1939 को। बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। क्यों शुरू हुआ था? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फिर 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ तो वर्ल्ड वॉर तेज बढ़ा, तो 40 के बाद 41, 42, 43, 44 और 45, जब तक वर्ल्ड वॉर समाप्त नहीं हो गया तब तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और 1940 से लेकर 1945 तक अधिवेशन नहीं हुआ। तो अध्यक्ष कौन बना रहा? अबुल कलाम आजाद। तो इस प्रकार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। मजा आई? हाँ कि ना? लेकिन इससे मजेदार बात क्या है? इससे मजेदार बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम आजाद हुए थे, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, और 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोनों अलग अलग है। मैं कहूं आजादी के दिन भारत का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, और 1947 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये दोनों अलग अलग आंसर है। और 1948 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये 3 प्रश्न है, तीनों अलग अलग है ना? इसका आंसर आप क्या देंगे और इसका आंसर क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस 12 बजे। अब इसके बाद आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जाओ, अब इसके बाद अब आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और नंबर सिस्टम सर ने उठाया है। जैसे हम आपको पूरी तैयारी के लिए पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए, वैसे ही आपकी ये भी क्लास चलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, चाहे संडे हो या मंडे, है ना, आपकी क्लास चलेगी। ठीक है ना? तो 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। इसलिए ये क्या हो जाएंगे? इनसे 2 प्रश्न है। सबसे युवा अध्यक्ष या सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, और दूसरा सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष दोनों ही क्या हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी क्वेश्चन करने हैं, है ना? जैसे कि हमने बताया आपको, सारे क्वेश्चन करेंगे टीआरई 1 2 3 के, बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन यहां पर हैं, वो सब जो लगाए हैं वो सब क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे बढ़िया बढ़िया तरीके से। लेकिन कब? कल करेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। और इसमें भी और भी चीजें बची हुई हैं, जैसे बिहार में होने वाले अधिवेशन, यूपी में होने वाले अधिवेशन, बिहार में कितने अधिवेशन हुए, कब कब हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, है ना? तो इस प्रकार से और भी अधिवेशन है जो आपको बताने वाले थे। एक क्लास अभी इसकी और लगेगी बहुत ही मजेदार तरीके से। इसके बाद ये जो मैंने क्लास चलाया है बीपीएससी टीआरई के लिए, ये बिल्कुल फ्री क्लास है, और ये है हमारा फ्री क्लास का पूरा शेड्यूल। आप ये पूरा क्लास शेड्यूल देख सकते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक का शेड्यूल है। हमारा अध्यापक बैच आ चुका है, अध्यापक बैच पीआईटी के लिए भी आ चुका है, और अध्यापक बैच हमारा 6 से 8 वर्ग के लिए भी आ चुका है। बहुत ही खास बातें हैं, है ना? आपका जो नया बैच है पीआरटी का, बीपीएससी टीआरई का, ये शुरू हो रहा है 9 दिसंबर से, और 6 से 8 वर्ग वाला जो बैच है वो शुरू हो रहा है आपका 10 दिसंबर से। और ये जो 6 से 8 वाला बैच है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट हो रहा है? हिंदी लैंग्वेज, एसएसटी, गणित और विज्ञान के लिए। तो कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके इस क्लास की पीडीएफ आप कहां से प्राप्त करेंगे? यहां पे लिखा है फ्री कोर्स। इस फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे, बीपीएससी वाले बैच में जाएंगे, जो डेली बेसिस पे क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को जरूर ज्वाइन करिए, क्लिक करिए और लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ही मिल जाएगी। और बैच जरूर ले ले सभी लोग, है ना? बाकी सारी बातें, एक सारी खास बात है,
है ना, वीडियो कॉल के माध्यम से। अच्छा, बैच की फीस बता देते हैं। अगर आप 10 दिसंबर से पहले नहीं, कब, कितने दिसंबर, 15 दिसंबर से पहले बैच लेते हैं तो पीआईटी की फीस मात्र 799 है, जूनियर बैच की फीस मात्र 999 रुपए है। 15 दिसंबर के बाद ज्यादा फीस नहीं बढ़ेगी, पीआईटी की हो जाएगी 1499, जूनियर की हो जाएगी 1999। तो इसमें सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, वीडियो कॉल, मेंटरशिप, सब कुछ दे रहे हैं। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। मैथ की क्लास में जाइए और नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 स्टार्ट हो गई है। थैंक यू।